हेलो नमस्कार एवरीवन, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त वासुदेव सर। आज हम चालू करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हम चालू करते हैं एस ब्लॉक से। ठीक है, तो जनरली अपने जब देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो अपने कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल की अपनी बात करेंगे। ठीक है, तो अपने कि जो पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, उस पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने कहते हैं कि सबसे पहले इस साइड बात अपना एस ब्लॉक, ठीक है, और इस साइड बात अपना टी ब्लॉक। बीच में यहाँ पे अपने को दे रखा होता है डी ब्लॉक, और नीचे अपने को दो सारणियाँ दे रखी होती है, उनको अपने कहते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, अगर आपको कोई सा भी याद करना हो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट, ठीक है, किसी भी ब्लॉक का, तो अपनी जो ट्रिक है वो पहले से अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। ठीक है, आज हम बात करेंगे किस ब्लॉक की? एस ब्लॉक की। ठीक है, चलिए बात कर लेता हूँ एस ब्लॉक की। देखो, जब हम एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि एस कौन सा है? 1s। और ये कौन सा है? ये 1s1। ठीक है, सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो हम कहेंगे इसका आएगा 1s1, हीलियम का आएगा 1s2। ठीक है, और जब हम लिथियम की देखेंगे तो हम कहेंगे 1s2 और 2s1, और इसका आता है 2s2। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रुप 1 की। ठीक है, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट कौन कौन से हैं? लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, ये एलिमेंट आते हैं। वो अपने कहते हैं कि कौन से आते हैं? एस ब्लॉक के जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंतर्गत। ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट है इसको अपने जनरली कहते हैं एल्कलाई। ठीक है, एल्कलाई धातु। ठीक है, यानी हम इनको कहते हैं क्षारीय धातु। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो एस ब्लॉक का जो पहला ग्रुप है, ठीक है, उसको अपने ग्रुप 1 है, उसको अपने क्षारीय धातु ग्रुप क्यों कहते हैं? ठीक है, तो उसका कारण ये है कि इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन के अंदर OH आयन देते हैं। ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हम कहेंगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होंगे? जलीय विलयन के अंदर क्या देंगे? OH आयन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कौन से? क्षारीय। जनरली अपने बात करेंगे जो जलीय विलयन के अंदर H+ देते हैं उनको हम अम्ल कहते हैं, और जलीय विलयन के अंदर जो OH देते हैं उनको हम क्षार कहते हैं। तो जो अपनी एस ब्लॉक के जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, एक नंबर जो ग्रुप के जो तत्व हैं उन सबको अपने क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की हम बात पहले कर चुके। इसका क्या है? 1s2 2s1। ठीक है, इसका क्या देगा? सोडियम का 3s1, इसका क्या देगा? 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1 और इसका 7s1। ठीक है, अगर हम जनरली तौर पे देखें तो हम कैसे भी इसका इलेक्ट्रॉन है वो किस में आ रहा है? s1 में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन कौन सा? अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ फील हो रहा है? s1 में। ठीक है, यहाँ पे हम 2s की बात करते हैं, यहाँ पे 3s 4s 5s 6s 7s, हम इसको ये कह सकते हैं कि जितने आवर्त होंगे, ठीक है, उतने हम क्या कह देंगे? इसके लिए n का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम ns1 इसका क्या हो जाएगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में क्या आ गया? ns1। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एटॉमिक साइज की। ठीक है, चलिए बात करते हैं एटॉमिक साइज। जब हम एटॉमिक साइज की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि किसी भी वर्ग के अंदर, ठीक है, वर्ग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ये क्या हो गया? वर्ग। ठीक है, और दाएं से बाएं क्या होता है? आवर्त। दाएं से बाएं क्या होता है? आवर्त। ऊपर से नीचे वर्ग। अब ये एक वर्ग है हमारे पास में, ठीक है, एस ब्लॉक का। एस ब्लॉक को अपने दो वर्ग में रखते हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप बोलते हैं वर्ग को अपनी इंग्लिश के। ठीक है, ग्रुप। तो जो वर्ग संख्या 1 है इसके अंदर अपने कहते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा? लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद सीजियम और फ्रेंचियम। फ्रेंचियम के बाद कम करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि फ्रेंचियम है वो एक रेडियो एक्टिव। क्या है? रेडियो एक्टिव। हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम आकार की बात करेंगे, ठीक है, यानी एटॉमिक साइज की बात करेंगे, ठीक है, तो हम एटॉमिक साइज की बात करते हैं उस वक्त हम कहते हैं कि जो एटॉमिक साइज है, फिर जो परमाणु आकार है, परमाणु आकार, उसके संबंध में हम क्या कहते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि क्रमागत जो कोष होते हैं उनके नंबर बढ़ते जाते हैं।
ठीक है। तो क्रमागत कोषों की संख्या ऊपर से नीचे जाने पर किसी वर्ग में बढ़ती रहती है, ठीक है। तो हम कहेंगे किसी भी वर्ग के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर क्रमागत कोषों की जो संख्या है वो बढ़ती रहेगी। अब देखो, अगर मैं कहूँ किसी के अंदर पहले 1 कोष था, उसके बाद में 2 कोष हुआ, उसके बाद में 3, उसके बाद 4, यूँ क्रमागत कोष है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जो परमाणु का आकार होता है वो क्या होता है, नाभिक से बाहरी दूरी, उसको अपने आकार कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे जैसे जैसे कोष बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आकार बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो परमाणु आकार है उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, तो हम कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर लगातार आकार में क्या होगी, वृद्धि, ठीक है। ये किसके रेफरेंस में, अपने कह रहे हैं कि जब भी किसी ग्रुप के अंदर हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, यानी लिथियम से लेकर फ्रेंशियम तक जाएं, तो हम कहेंगे कि लगातार क्रमागत जो कोष है उनकी संख्या में वृद्धि होगी, और क्रमागत कोषों की संख्या में वृद्धि होने से इसके आकार में भी वृद्धि होगी, ठीक है। अब तक हमने बात कर ली किसके, एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी, और इसके एटॉमिक साइज की, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम इसके अंदर। जब हम इसके अंदर आगे जाएंगे तो हम कहते हैं कि इसके अंदर एक हमारे पास में एंथैल्पी आती है, ठीक है, और वो एंथैल्पी कौन सी है, हम कहेंगे आयनन एंथैल्पी, ठीक। कौन सी एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। तो आयनन एंथैल्पी जब हम पढ़ें, आयनन एंथैल्पी का जब हम क्रम पढ़ें, तो सबसे पहले हमें आयनन एंथैल्पी की परिभाषा है वो आनी चाहिए, ठीक है। आयनन एंथैल्पी की जो परिभाषा है वो क्या है, वो परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि आपके पास में कोई विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में जो सबसे जो ढीला इलेक्ट्रॉन बंधा होता है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको अपने कहते हैं आयनन एंथैल्पी। हम लिख सकते हैं कि विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने हेतु आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, हमारी आयनन एंथैल्पी। अब देखो, जब हम बात करें तो हम सबसे बीच में कहते हैं कि नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे धनायन प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जिसको हम कहते हैं ऋणायन, यहाँ पे जितना पास में यानी जितना साइज कम, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जितना पास में उतना ही ज्यादा आकर्षण, यानी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना उतना ही मुश्किल। अब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम कहेंगे इनके बीच में दूरी बढ़ी तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है वो क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। तो हम कहेंगे दूरी बढ़ेगी, ठीक है, तो हम कहेंगे आकर्षण है वो क्या हुआ, कम हुआ, आकर्षण है वो कम हुआ। यानी हम कहेंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना अधिक आसान होगा इसकी वजह, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें, हम कहेंगे लिथियम और सोडियम की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे अगर इसको हम लिथियम माने, ठीक है, और इसको अगर हम सोडियम माने, ठीक है, तो हम कहेंगे सोडियम वाले के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आयनन ऊर्जा है, ठीक है, वो जो परमाणु या तत्व की जो आकार है उसकी क्या हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। भाई जितना बड़ा आकार उतना इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा, तो हमें उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अगर हम जो ग्रुप 1 है उसके जो तत्व हैं कौन कौन से, लीन, ना, की, रब, से, फरियाद, अगर इनके बारे में हम अगर आयनन ऊर्जा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इनके नीचे की ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हम क्या कहेंगे, आकार में वृद्धि होगी। जब आकार बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा वो घटेगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनन ऊर्जा किसके लिए होगी, लिथियम के लिए, उसके बाद में सोडियम के लिए, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबिडियम, और लास्ट में आ जाएगा हमारा सीजियम, फ्रेंशियम, रेडियोएक्टिव, इसके बाद हम सामान्यतः नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास में इसकी आयनन ऊर्जा का क्रम आ गया, ठीक है। तो आयनन ऊर्जा का क्रम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। अब देखो, अब तक हमने बात कर ली सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास, परमाणु आकार और आयनन ऊर्जा की। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी विद्युत धनात्मकता की, ठीक है। हमने दो चीजें पढ़ी है, एक हमने पढ़ी है विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की तत्व की क्षमता को हम विद्युत ऋणात्मकता के द्वारा नापते हैं, ठीक है। विद्युत धनात्मकता की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो धन और ऋण हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तब ऋणात्मकता में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, ठीक है। तो धनात्मकता में हम ये कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को
त्यागने की क्षमता, तत्व के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को त्याग, जो बाह्यतम कोश में है उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत धनात्मकता। ठीक है, जब धनात्मकता की हम बात करें तो हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन, देखो ये नाभिक के पास में इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये जो नाभिक के पास वाला कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में हम क्या कहेंगे? दूरी कम है तो आकर्षण ज्यादा, आकर्षण ज्यादा तो क्या होगा? इनके जो बंधन है वो एकदम अच्छी तरीके से होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आसानी से ये निकाल नहीं पाएगा जब तक हम पूरा ना दे दें। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हम क्या कहेंगे? इसको तो ये कहेगा इसकी तुलना में हमारे पास में कम आकर्षण है तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना तत्व या परमाणु का आकार बड़ा होगा, ठीक है, उसकी विद्युत धनात्मकता उतनी ही ज्यादा होगी। यहाँ तक बात क्लियर? ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हम कहेंगे आकार बढ़ेगा। ठीक है, तत्व का आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो हम क्या कहेंगे? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सक्षम हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे जो विद्युत धनात्मकता सबसे ज्यादा होगी वो किसकी हो जाएगी? सीजियम की। इन्फ्लेशन की हमको बात नहीं करनी। ठीक है, तो हम कहेंगे सबसे कम विद्युत धनात्मकता किसकी? लिथियम की, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में पोटेशियम, उसके बाद में रुबिडियम और उसके बाद में सीजियम। तो सीजियम का आकार बड़ा है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, आसानी से बाहर निकाल देगा तो हम क्या कहेंगे? इसकी विद्युत धनात्मकता वो सर्वाधिक हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। ठीक है, जब अपने मेटेलिक कैरेक्टर यानी धात्विक लक्षणों की बात करें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो धात्विक लक्षण होते हैं वो विद्युत धनात्मकता के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जितनी विद्युत धनात्मकता हो रही है, ठीक है, जितनी ज्यादा विद्युत धनात्मकता किसकी हो रही है? सबसे ज्यादा सीजियम की, तो इसकी ज्यादा विद्युत धनात्मकता है तो इसके अंदर जो धात्विक गुण है वो भी सर्वाधिक होंगे। ठीक है, या फिर आप ये भी ट्रिक लगा सकते हैं। देखो क्या ट्रिक लगाएंगे? आप कहेंगे धातु गुण ज्यादा कम हो गई, धातु गुण कम हो गए। ठीक है, धातु गुण कम होंगे। कम क्यों होंगे? क्योंकि जब अपने बात करें पीरियोडिक टेबल की तो अपने कहते हैं यहाँ पे लिथियम है, ये धातु होता है। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम है, ये भी धातु होता है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं नियोन की साइड में तो हम कहते हैं ये अकेली गैस होती है। यानी हम कहते हैं इस साइड में जाने पर हमारे जो आपके जो धात्विक गुण है वो तो घटेंगे। ठीक है, लेकिन नीचे की ओर आने पर हम कहेंगे धात्विक गुण है वो बढ़ेंगे। ठीक है, उल्टा कैसे लगता है यहाँ पर कि जब विद्युत धनात्मकता ज्यादा होगी यानी आकार बढ़ा तो हम कहेंगे विद्युत धनात्मकता ज्यादा, और विद्युत धनात्मकता ज्यादा तो हम कहेंगे जो धात्विक लक्षण है, ठीक है, कौन से लक्षण? धात्विक लक्षण, वो भी हम कहेंगे क्या? ज्यादा। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो आकार है साइज समानुपाती होगा किसके? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी यानी विद्युत धनात्मकता, और ये समानुपाती हो जाएगी किसके? मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये हम बात करें ग्रुप 1 की। ठीक है, अब तक हमने बात कर ली किसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसके बाद हमने एटॉमिक साइज की बात की, उसके बाद हमने आयनन ऊर्जा की बात की, उसके बाद हमने विद्युत धनात्मकता की बात कर ली। ठीक है, चलिएगा आगे की ओर। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम ये कहते हैं क्या कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या? सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये होता है कि कोई ये जो धात्विक सतह है आपके पास में, ठीक है, ये क्या है? धात्विक सतह। जैसे इस धात्विक सतह पर हम कोई प्रकाश आपतित करते हैं, ठीक है, प्रकाश का आपतन करते हैं, तो इस प्रकाश की कुछ ऊर्जा का तो क्या करेगा? ये अपने कार्यफलन के रूप में यूज कर लेगा। कार्यफलन क्या होगा? कुछ ना कुछ इस सतह को रिश्वत सी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर मोचित कर दे। ठीक है, तो ये कुछ ऊर्जा का कार्यफलन के रूप में यूज कर लेगा, और जो शेष ऊर्जा होगी, ठीक है, उसके द्वारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, और शेष ऊर्जा क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में यूज हो जाएगी। इस प्रक्रिया को अपने कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब विद्युत क्यों? अपने इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जब धारा बहती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है, ठीक है, और प्रकाश आया और इलेक्ट्रॉन का गमन हुआ तो इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, जितने भी मेटल सरफेस है, ठीक है, उनका गुण होता है कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दर्शाए, बशर्त यही है कि उनका कार्यफलन के बराबर उनको ऊर्जा मिल जाए। ठीक है, कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिल जाए, ठीक है, ये तो कम से कम ऊर्जा है, ठीक है, जो कि कार्यफलन के बराबर होनी चाहिए। अगर उससे एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगी तभी वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर निकालेगा। ठीक है, इसके बाद में चलिए हम बात करते हैं
कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका कर्म क्या होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोचन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकलते हैं किसी तत्व की धात्विक सतह से, जो धातु है उसकी धात्विक सतह से, ठीक है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमने कौन सी ऊर्जा पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी आयनन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, ठीक है। यानी हम ये कहते हैं कि जिसकी आयनन ऊर्जा जितनी कम होगी वो उतना ही आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शा देगा, ठीक है। तो ये बात हो गई थी अपनी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, ठीक है। इसके बाद में जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि होता क्या है कि आयनन ऊर्जा कम होगी किसी भी धातु की तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर भेज देगा, ठीक है। क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉनों को बाहर की ओर भेज देगा। यानी जिनकी आयनन ऊर्जा कम होगी वो अधिक प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई आप सभी को, ठीक है। अगली हम बात करते हैं इसके अलावा, देखो अगली बात हम करते हैं मृदुता। इसकी बात है मृदुता, इसको अपने इंग्लिश में कहते हैं सॉफ्टनेस, ठीक है। अपने को पता है धातु है वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा उसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर या मेटेलिक बॉन्डिंग उसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी उसके अंदर सॉफ्टनेस कम होगी, ठीक है। लेकिन हमने ये पढ़ा था